हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के शेड्यूल में दोस्तों हम लोग जो है यूथ कंपटीशन की है यूपीएसआई की जो है वैल्यू जो है 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है अध्याय 4 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3 अध्याय तक जो डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है हम लोग जो है कंप्लीट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। यदि आप जो प्लेलिस्ट नहीं जो है देखे हो तो प्ले चैनल में जा कर के वहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करना, वहाँ से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ खालिस्तान है। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कर योग्य होता है। यानी अवैध व्यापार से अर्जित लाभ कर योग्य होता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के जो है 24 सेक्शन में आय का जो है समावेशी रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ को कर योग्य माना गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मुद्रास्फीति लक्षीकरण कौन सा संगठन करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रास्फीति लक्षीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति लक्षीकरण का जो अर्थ मूल रूप से मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर लक्षित स्तर पर लाना है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने से दीर्घकालिक आर्थिक विकास सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता प्राप्त की जाती है। नोट पॉइंट में देखेंगे तो वस्तु की मांग प्लस वस्तु की आपूर्ति जो है बराबर वस्तु की कीमत मुद्रास्फीति। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना तथा इन दोनों को संतुलित करना सतत विकास कहलाता है। भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करने को सतत विकास कहते हैं। सतत विकास की अवधारणा का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 7वीं बैठक में 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके तर्ज पर भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की व्यापार नीति और कार्य प्रणाली की 7वीं समीक्षा कब आयोजित की गई है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी 2021। भारत की व्यापार नीति और कार्य प्रणाली की 7वीं समीक्षा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जनवरी 2021 में की गई। व्यापार नीति समीक्षा TPR विश्व व्यापार संगठन की निगरानी प्रणाली के तहत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें सदस्य देशों के व्यापार और संबंधित नीतियों का विश्व व्यापार संगठन द्वारा जांच की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष को खालिस्तान के तहत स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ की आरंभिक राशि से सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। इसमें से 2,000 करोड़ रुपए 2018-19 और 3,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 2019-20 के दौरान किया जाना है। अगला 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ARDC यानी एग्रीकल्चरल रेफरेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पुनर्वित्त कार्यों
कार्यों को स्थानांतरित कर नाबार्ड की स्थापना की गई। यह एक सांविधिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित किया गया है। यह मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। नाबार्ड का जो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूजिव इंटरनेट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई। समावेशी इंटरनेट सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को वे सूचनाएं प्रदान करना है जिनकी सहायता से विभिन्न वर्गों तक इंटरनेट का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित 4 आधारों पर विभिन्न देशों का जो आकलन करता है: सुलभता, कम खर्च में उपलब्धता, प्रासंगिकता, तत्परता। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में स्वीडन पहले स्थान रहा, वहीं ब्रुंडी अंतिम स्थान पर रहा। भारत को थाईलैंड के साथ 49वें स्थान पर रखा गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म के समय अनुमानित जीवन काल हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। प्रथम मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया। इसे प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। सूचकांक की गणना के प्रमुख संकेतक की बात करें तो पहला जो है जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय अनुमानित जीवन काल, और दूसरा है स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष, तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यूएनडीपी द्वारा 2023 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है। भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 द्वारा प्रदान किया गया है। फेमा 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना है। 9 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति संबद्ध वित्तीय वर्ष में खालिस्तान दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहती है तो उसे एक निवासी माना जाता है। यह हो जाए 182 दिनों। भारत में निवासी व्यक्ति को फेमा 1999 की धारा 2B में परिभाषित किया गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर संबद्ध वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत में पंजीकृत या निगमित कोई भी व्यक्ति या निकाय कॉर्पोरेट भारत में कार्यालय, शाखा या एजेंसी जो भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है। भारत के बाहर एक कार्यालय, शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत के निवासी के पास है। भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर आयकर लगाने से पूर्व उसके निवास स्थिति की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
कृषि अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज खालिस्तान तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ रुपए की जो सीमा तक के ऋणों के लिए खालिस्तान का ब्याज अनुदान होगा, तो यह हो जाएगा 3% वार्षिक। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ की जो सीमा तक के ऋणों के लिए 3% वार्षिक ब्याज अनुदान होगा। यह फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु निवेश के लिए माध्यम एवं जो है दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां संसाधनों को प्राकृतिक उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन तथा तेल और गैस का निष्कर्षण आदि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के जो है कार्य कौन से नहीं है पूछा जा रहा, तो ए बी सी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए बी सी और सी तीनों नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी नहीं है, ई सेवाएं भी नहीं है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये भी सही नहीं है, तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्व विभाग सचिव यानी राजस्व के जो है पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। राजस्व विभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। प्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले। दूसरा, अप्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले। तीसरा, आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच। चौथा है व्यापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध व्यापार की रोकथाम एवं मुकाबला आदि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई सेवाएं तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखना राजस्व विभाग का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला बंदरगाह है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय का है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, HYV बीज, HYV सीड्स। यानी भारत में हरित क्रांति 1966-67 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल और गेहूं की खेती के लिए उच्च उपज देने वाली जो किस्मों को प्रचलन में लाया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। भारत में गेहूं की जो खेती से
हरित क्रांति को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ था। नोट पॉइंट में देखेंगे तो भारत के पश्चिमोत्तर भागों यानी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि में गेहूं और चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। अगला नंबर है 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। कर मुक्त अनुलाभ का जो आशय नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई ऐसी सुविधाओं से है जिनके मूल्य को कर्मचारी के कर योग्य वेतन की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है। नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण मनोरंजन सुविधा, नाश्ते की सुविधा, टेलीफोन सुविधा इत्यादि पर जो है इत्यादि कर मुक्त अनुलाभ के उदाहरण हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम FDI अंतर्वाह में योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम FDI अंतर्वाह में योगदान दिया। भारत को FDI के माध्यम से 74.39 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग 50 बिलियन डॉलर इक्विटी निवेश के रूप में आए थे। सभी निवेशों के लगभग 1/3 सिंगापुर ने निवेश किया, जिसके बाद 23% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका और 9% हिस्सेदारी के साथ मॉरिशस का स्थान है। 2021-22 के लिए भारत ने 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो उच्चतम वार्षिक FDI प्रवाह प्राप्त किया, जिसमें सिंगापुर 27%, USA 17.97% ने अधिकतम FDI अंतर्वाह में योगदान दिया। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश मूल देश के निवासी किसी अन्य देश मेजबान देश में एक फर्म के उत्पादन, वितरण और अन्य जो है गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का जो स्वामित्व प्राप्त करते हैं। भारत में FDI संबंधी 2 मार्ग हैं। स्वचालित मार्ग, इसमें जो विदेशी इकाई को सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा सरकारी मार्ग, इसमें जो है विदेशी इकाई को सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये हो जाएगा 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा यह RBI अधिनियम 1934 के माध्यम से किया गया था। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI 1 रुपये को छोड़ करके सभी करेंसी नोट जारी करता है तथा 1 रुपये को जो छोड़कर सभी नोटों पर जो है RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। RBI के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न ए स्मिथ थे तथा पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है शासित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 के तहत विनियमित किया जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार विदेशों से 10% या उससे अधिक के निवेश को FDI माना जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तब होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में किसी व्यावसायिक इकाई में नियंत्रण स्वामित्व लेती है। FDI सामान्यतः खुली अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है जिनमें कुशल कार्यबल और विकास की संभावना होती है। FDI भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मौद्रिक स्रोत है। वर्ष 1991 के संकट के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ और तब से देश में FDI में लगातार वृद्धि होती है।
21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का जो है मुख्य कार्यालय है में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की जो है स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। 22 नंबर है, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1982। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना एक संसदीय अधिनियम के तहत वर्ष 1982 में भारत के जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह बैंक मुख्यतः भारत से किए जाने वाले निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भारत के विकासात्मक एवं बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक सहायता देना इसमें जो है शामिल है। इसका नियम RBI द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23, आयकर एक खालिस्तान है, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय पर लगाया गया कर होता है। वृत्ति कर या व्यवसाय कर भारत में राज्य सरकारों द्वारा लगाया और एकत्र किए जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। सेवा कर किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है और इसका जो भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 2020-21 की बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की व्याप्ति को वर्तमान 30% से बढ़ाकर खालिस्तान करने का लक्ष्य रखा है। यह हो जाएगा 70%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के व्याप्ति को वर्तमान 30% से बढ़ाकर 70% करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है। कृत्रिम विधि से नर पशु से वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की जो प्रजनन नली में रखने की जो प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1991 में वृहद आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए भारत ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की। यह नीति LPG या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पर आधारित थी। इसके वास्तुकार तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यह नीति प्रधानमंत्री VP नरसिम्हा राव के काल में लागू हुई। 1991 के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को संकट से उभारने में मदद की। 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक की स्थापना अक्टूबर 1983 में मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा 2000 में मोहम्मद यूनुस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत देश की जो समाजवादी साख को कमजोर किया है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नई आर्थिक नीति। आर्थिक संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए वर्ष 1991 में भारत ने निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली नई आर्थिक नीति 1991 की जो है घोषणा की। नई आर्थिक नीति ने भारत की जो समाजवादी साख को कमजोर किया, क्योंकि इससे संपत्ति का हस्तांतरण व्यक्ति और निजी स्वामित्व को होने लगा।
जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वकथन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रय शक्ति समानता सिद्धांत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का जो उपयोग लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वकथन करने के लिए किया जाता है। क्रय शक्ति समानता के आधार पर किसी देश की जो है अर्थव्यवस्था के आकार का जो है पता लगाया जा सकता है और विनिमय दर को तय किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जून 2000। आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परिदृश्य के प्रकाश में फेरा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 कहा जाता है। यह 1 जून 2000 में प्रभावी हुआ। फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है। इसका जो उद्देश्य विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना तथा विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, गैट्स का जो पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गैट्स का जो पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है। गैट की स्थापना जो है 1944 में ब्रिटेन वुड्स के पश्चात ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से हुई, किंतु 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना के पश्चात गैट को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गैट केवल वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, जबकि WTO वस्तु सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा के व्यापार को विनियमित करता है। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को खालिस्तान द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रासंगिक वित्त अधिनियम। प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को प्रासंगिक वित्त अधिनियम द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। भारतीय आयकर विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा जो संचालित है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है। अगला है 32 नंबर है, 2017 में भारतीय महिला बैंक का जो है विलयन किस बैंक के साथ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। 20 मार्च 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय महिला बैंक का जो है SBI में विलय की जो है घोषणा की गई थी। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 5 अगस्त 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से मुंबई महानगर में की गई थी। इसकी जो स्थापना का उद्देश्य महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, महिलाओं की आजीविका का जो सहायक बनना, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना आदि था। 33 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमेटिव रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? यह हो जाएगा 74%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर जो है 74% कर दिया है। इससे विदेशी कंपनियों को देश के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे एक तरफ विदेशों पर हमारी निर्भरता घटेगी तथा रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यह हो जाएगा 1992।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जिसे कहते हैं की स्थापना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका जो मुख्यालय मुंबई में है और नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में क्रमशः उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है। वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है FVCI का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। FVCI का पूर्ण रूप फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर यानी विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक होता है। विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक भारत के बाहर नियमित या स्थापित एक निवेशक है जो या तो एक घरेलू उद्यम पूंजी कोष या एक उद्यम पूंजी उपक्रम घरेलू असूचीबद्ध कंपनी में निवेश कर सकता है। FVCI भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा नियंत्रित होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है। NDB की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित और संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। एशियाई बैंक, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशियाई देशों के विकास के लिए की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, जिसका जो मुख्यालय मुंबई में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी जो स्थापना AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट 25 दिसंबर 2015 से लागू नामक एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई है। इसका जो मुख्यालय बीजिंग में है और जनवरी 2016 में इसका जो परिचालन शुरू हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है। एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट निम्न है। पहला है व्यापार और विकास रिपोर्ट, दूसरा है अल्प विकसित देश रिपोर्ट, तीसरा है विश्व निवेश रिपोर्ट, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, वस्तु तथा विकास रिपोर्ट। 38 नंबर क्वेश्चन है, वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को खालिस्तान कहा जाता है? ये कहा जाता है अनुलाभ। वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को अनुलाभ कहा जाता है। एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान वेतन के अतिरिक्त जो वस्तु या सेवा प्राप्त होती है, जैसे आवास की सुविधा, कार की सुविधा, नौकर की सुविधा आदि अनुलाभ कहलाता है। भत्ता एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियमित अंतराल पर आवंटित की जाने वाली राशि है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, आंसर डी हो जाएगा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति का पता लगाने के लिए किया जाता है। वर्ष 2017 में WPI के गणना का आधार वर्ष 2004-2005 में संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया। मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या सामान्य उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है। थोक मूल्य
सूचकांक WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। इसकी जो स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे एक स्वायत्ता निकाय बनाया गया और वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष व कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दुग्धालय हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। अगला है इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, खनन, वानिकी, मछली उत्पादन, मुर्गी पालन आदि को सम्मिलित किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत में सीमांत मार्जिनल कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने महीनों से कम के लिए कार्य करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 6 हो जाएगा। भारत में सीमांत मार्जिनल कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम के लिए कार्य करता है। अधिकांश सीमांत श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन ए हो जाएगा राजकोषीय नीति हो जाएगा। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, बजट घाटा, सब्सिडी, करारोपण और घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति कहलाती हैं। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है, जबकि मौद्रिक नीति का संबंध मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर प्रबंधन आदि से है। इस नीति का संचालन RBI करती है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश के निवासी किसी दूसरे देश में वस्तु के उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फेरवानी समिति हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 ईस्वी में फेरवानी समिति की अनुशंसा पर की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है और दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजार में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शेयर बाजार को सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर बाजार में निवेश कर सकें। 1994 में NSE पहली बार भारतीय शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। 46 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखत कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 60 दिन। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखत कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए 60 दिन का समय सीमा दी गई है। 47 नंबर क्वेश्चन है रीरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रीरा का पूर्ण नाम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका गठन 1 मई 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, हितों की रक्षा, जागरूकता का प्रसार करना है।
48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं जो सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। मूल रूप से कर या तो मूल आधारित या गंतव्य आधारित हो सकता है। जहां वस्तुओं या सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है वहां उत्पत्ति आधारित कर या उत्पादन कर लगाया जाता है। गंतव्य आधारित कर वहां लगाया जाता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के 101वें जो संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अगला है DTAA का पूर्ण रूप क्या है? आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आयकर 1961 के संबंध में DTAA का जो पूर्ण रूप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक संधि है जिस पर दो देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। एक देश को एक आकर्षक गंतव्य बनाने के साथ साथ अनिवासी भारतीयों को कई बार करों का जो भुगतान करने से राहत पाने में जो सक्षम बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को सकल कुल आय कहा जाता है और किसी देश की उत्पाद व्यवस्था में अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के जो पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं तथा किसी देश के नागरिकों को सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट को सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय बैंकिंग में RTGS और IFSC का पूरा रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। RTGS का जो पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसके तहत किसी बैंक से किसी अन्य खाते से ज़्यादा मात्रा में पैसे का जो है लेन देन किया जाता है, जबकि IFSC का जो पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। IFSC कोड किसी भी बैंक के क्षेत्र का एक निर्धारित कोड होता है। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने का विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका जो है गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भारत सरकार के एक कार्यपालिकीय संकल्प द्वारा की गई थी। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित परामर्शदात्री नियोजन मंडल का जो नाम बदलकर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद कर दिया गया। यह योजना आयोग अब नीति आयोग की तरह सलाहकारी संस्था है। यह ना ही संवैधानिक है और ना ही एक जो है सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसके जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें जो निम्नलिखित लोग सम्मिलित होते हैं। पहला है योजना आयोग अब नीति आयोग के सभी सदस्य, और दूसरा हो जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और तीसरा है सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक मुख्यमंत्री, और चौथा है समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी जो है कंपनी की क्षमता का एक जो है मापदंड है। इसे खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी की मात्रा से है जिसका जो है निवेश चालू संपत्तियों जैसे प्राप्ति, विपत्र, विविध देनदार, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल में किया जाता है। यह पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे वर्तमान पूंजी भी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी अल्पावधि वित्त प्रदान करने वाले स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक उधार, ग्राहकों से अग्रिम आदि। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकेतक आय की असमानता समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गिनी गुणांक। किसी भी देश के जो समाज में
व्याप्त आय और संपत्ति के असमान वितरण की माप सांख्यिकी आधार पर करना गिनी गुणांक कहलाता है। इस गुणांक का विकास इटली के सांख्यिकीविद व समाज शास्त्री कोराडो गिनी ने सन 1912 में किया था। उल्लेखनीय है कि गिनी गुणांक का जो है मान जितना ज़्यादा होता है, समाज में आर्थिक विषमता उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत गुणांक का मान जितना कम होता है, उतनी ही समाज में आर्थिक विषमता कम होती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्तिगत करदाता के लिए आयकर शून्य है अगर उसकी जो है कुल आय खालिस्तान से अधिक नहीं है, तो ये हो जाएगा 2,50,000 से अधिक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर की दर शून्य है यदि उसकी कुल आय 2,50,000 से अधिक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 60 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तिगत करदाता जिनकी जो आय 2.5 से 5 लाख तक है तथा 60 से 80 वर्ष के उम्र वाले व्यक्तिगत करदाता जिनकी आय 3 लाख से 5 लाख तक है, उनकी जो है कर दर 5% है। लेकिन इसके साथ 4% का जो है उपकर भी लगाया गया है, जबकि 80 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जिसकी जो है आय 5 लाख से कम है, कर मुक्त है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और चौथा गलत है। यानी जो है चौथा गलत है, बाकी जो सभी क्या हैं, सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो वैचेज में ट्रांजैक्शन का जो है निपटारा करने वाले डिफर्ट नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। RTGS ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस 24 घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है एवं RTGS सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है और भारत के सभी बैंक शाखाएं RTGS से सक्षम नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किसमें है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिक उड्डयन। किसी एक देश की जो है कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहलाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अनुमति नहीं है। लॉटरी, व्यापार, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड का जो है कारोबार, निधि कंपनी, सिगरेट, तंबाकू जैसे वस्तुओं के विनिर्माण में तथा परमाणु ऊर्जा, रेल परिचालन में नहीं है। जबकि नागरिक उड्डयन के स्वतः 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवासी भारतीयों के लिए 100% दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, मौद्रिक नीति समिति MPC के जो है पदेन अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। देश की मौद्रिक नीति के लिए उचित ब्याज दरों और पॉलिसी रेट में परिवर्तन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के अनुसार वर्ष 2016 में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का जो है गठन किया गया। इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह पर आयोजित की जाती है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। उल्लेखनीय है कि MPC विभिन्न प्रकार के नीतियों जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट आदि के संदर्भ में उचित निर्णय लेती है। विदित हो कि वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का जो है न्यूनतम प्रतिशत क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए 10% आवश्यक निवेश का जो है न्यूनतम प्रतिशत है। इसकी स्थापना 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया था। इस संगठन द्वारा 36 देशों को सदस्यता प्रदान किया गया है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत में माल और सेवा कर GST की दरों का जो फैसला कौन करता है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। माल और सेवा कर एक
अप्रत्यक्ष कर है। यह 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लागू है। भारत में माल और सेवा कर जीएसटी की दरों का फैसला जीएसटी परिषद करती है। जीएसटी परिषद ने 4 तरह के कर 5%, 12%, 18% एवं 28% निर्धारित किए हैं, जबकि कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया गया है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत का वित्त मंत्री करता है। इसका उपबंध 101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279A में किया गया है। जीएसटी व्यवस्था में किसी भी बदलाव के लिए 75% वोट की आवश्यकता होती है। केंद्र के पास 33% वोट तथा राज्यों के पास 66% वोट होता है। अतः किसी भी परिवर्तन के लिए दोनों की सहमति अनिवार्य है। दोनों में से कोई भी अकेले बदलाव नहीं कर सकता है। अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गोवा राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया था। राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP की विशालता में प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश है। निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य निम्नलिखित है, जैसे जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश तथा शाखाओं का असीम विस्तार। जबकि बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण लक्ष्य नहीं है। 19 जुलाई 1969 को उन 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था जिनके पास 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की जमा राशि थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने बैंकों के ऋण देने की क्षमता में वृद्धि जैसे उद्देश्यों से 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय करने की घोषणा की, जिससे अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 18 से घटकर 12 हो गई। 63 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2015-2016 का कर निर्धारण वर्ष निम्न में से कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धारण वर्ष 2016-17। वित्तीय वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण वर्ष 2016-17 है। संविधान के अनुच्छेद 112, 202 के केंद्र राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष और बजट से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि होने के कारण सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि होगा। वस्तुओं की कमी होने से मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है, वही रेपो दर में सांकेतिक दर तेजी देखी जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किसके रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा कर भार। आय या लाभ पर कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को कर भार के रूप में जाना जाता है। अंतिम करदाता पर कर के बोझ के निर्धारण को कर भार कहा जाता है, अर्थात कर भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जो अंतिम रूप से उस कर को चुकाता है। इसे करापात भी कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग के द्वारा। निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 के अनुसार शीर्ष राज्य क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक हैं। API में 4 स्तंभ नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन शामिल हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तथा उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं। 14वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में वनावरण को भी जोड़ दिया गया है। यह कौन से नाम से लोकप्रिय है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित हस्तांतरण सूत्र। 14वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में वनावरण को भी जोड़ दिया गया है, यानी जिस राज्य का वनीकरण ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा वित्त आवंटित किया जाएगा। ये हरित हस्तांतरण सूत्र के नाम से लोकप्रिय है।
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। 15वां वित्त आयोग NK सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जो 2020 से 2025 के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन का शुभारंभ किया। यह मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है। नवंबर 2003 में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध सेवा, रिगपा एवं होम्योपैथिक को मिलाकर आयुष नाम दिया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान एवं शिक्षा में प्रोत्साहन तथा दवाओं की मानक गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। हाल ही में राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM के तहत लागत प्रभावी आयुष सेवाओं को केंद्रीय बजट 2022-23 में एक बृहद अभिवर्धन प्राप्त हुआ है। विगत 7 वर्षों में आयुष मंत्रालय को बजट का कुल आवंटन 691 करोड़ से 4 गुना बढ़ाकर 3050 करोड़ रुपए हो गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? ये हो जाएगा 64% हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सेवा क्षेत्र का 64% योगदान प्राप्त था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार एक तरफ सेवा है, एक तरफ परसेंटेज में योगदान है। सेवा में 53.0% और औद्योगिक में 28.2%, कृषि में 18.8%। इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? ये हो जाएगा इक्विटी शेयर में निवेश। इक्विटी शेयर में कर बचत निवेश नहीं है। इक्विटी शेयर को साधारण भाषा में ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। इससे किसी कंपनी में अमुक अंश की हिस्सेदारी व्यक्त होती है। इक्विटी शेयर धारक कंपनी की लाभ हानि में शेयर की संख्या के अनुपात में व्यावसायिक धारक होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की ATM सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सफ़ेद लेवल ATM। सफ़ेद लेवल ATM गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ATM सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। इन्हें ATM की तरह ही सारी सहूलियतें होंगी, लेकिन इन पर किसी बैंक का लेबल नहीं लगता। इनमें 2 पक्ष शामिल होते हैं, एक पक्ष बैंक होता है और दूसरा पक्ष ATM का मुखिया होता है। सरकार व्हाइट लेबल ATM को लगाने की नीति को प्रोत्साहित कर रही है। यह ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाने की ओर एक बेहतर कदम है। अगला है, नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में राजकोषीय प्रोत्साहन शामिल होता है। राजकोषीय प्रोत्साहन सामान्यतः सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हिनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ राजकोषीय नीति कहलाती है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर से संकेत करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण। वाणिज्यिक, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के ऋण लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार की ओर संकेत करते हैं। फंड यानी निधियाँ जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे कहलाते हैं ये गिल्ट फंड। गिल्ट फंड वे म्यूचुअल फंड्स हैं जो सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। इन सरकारी प्रतिभूतियों में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं। गौरतलब है कि गिल्ट फंड में निवेश के बाद निवेशकों को किसी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इन प्रतिभूतियों की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। ये फंड्स दीर्घावधिक सरकारी प्रतिभूति पत्रों में निवेश करते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार खालिस्तान को दिए गए थे। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1992। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी
भारत प्रतिभूति बाजार के लिए नियामक संस्था है। इसे जो 1988 में स्थापित किया गया था तथा 12 अप्रैल 1992 को इसे जो है पूर्ण वैधानिक अधिकार दिए गए। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं जो है विनियमित करना है। हाल ही में सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरीबुच जी को जो है नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में सेबी ने निवेशक शिक्षा पर जो है सारथी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। अगला है भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभ शिक्षा था। यह 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई तथा इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं जो समावेशी विकास था। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की जो है प्रकृति या स्तर में जो परिवर्तन से जो बदलती नहीं है उसे खालिस्तान कहा जाता है विफल लागत। लागत जो व्यावसायिक गतिविधियों की जो है प्रकृति या स्तर में जो परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे विफल लागत कहते हैं। किसी गतिविधि या वस्तुओं की जो है अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ अगले पूर्व निश्चित विकल्प के बराबर होती है। हालांकि अवसर लागत का जो मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है, फिर भी यह किसी जो वस्तु की जो लागत को मापने का एक तरीका है। प्रत्यक्ष लागत ऐसी लागत होती है जो किसी विशेष प्रक्रिया या उत्पाद से संबंधित होती है। ये गतिविधि या उत्पाद में जो परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकते हैं। अगला है 78 नंबर है, हमारे देश में ग्रामीण विकास खालिस्तान के साथ शुरू हुआ। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देशवासियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार परक कल्याणकारी एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई। 20 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था। ग्रामीण विकास के लिए किया गया यह पहला प्रयास था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई वी रेड्डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की जो है स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसका गठन 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 14वें वित्त आयोग का जो गठन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में वर्ष 2015-2020 तक के लिए किया गया था। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का जो गठन है 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए पूर्व योजना आयोग के सदस्य रह चुके NK सिंह की अध्यक्षता में जो है किया गया है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के वर्तमान वित्तीय स्थिति, वित्तीय घाटा, ऋण का स्तर, नकदी संतुलन और राजकोषीय अनुशासन की समीक्षा करेगा। वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर खालिस्तान कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ये डी हो जाएगा। संशोधित विधेयक में पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। 2 से अधिक बच्चों वाली महिला के लिए मातृत्व अवकाश केवल 12 हफ्ते का होगा। इसमें कुछ नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इनमें ऐसी महिलाओं को जिन्होंने 3 महीने से कम उम्र के बच्चे कुछ कानूनन गोद लिया है 12 हफ्ते का जो अवकाश दिया जाएगा। सरोगेसी के जरिए संतान का सुख पाने वाली महिलाओं को भी इतने जो है ही हफ्ते का लाभ दिया जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छ धन अभियान। 31 जनवरी 2017 को आयकर विभाग ने कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद स्वच्छ धन अभियान की जो है शुरुआत की। इस अभियान के आरंभिक चरण में 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक प्रचुर मात्रा में जमा की गई नकदी वेरिफिकेशन शामिल है। विमुद्रीकरण आंकड़ों की जो आयकर विभाग ने डाटाबेस में उपलब्ध सूचना के साथ तुलना करने के लिए डाटा एनालिटिक्स का जो है प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा से विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और
2, यानी जो फर्स्ट और सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निर्यात को जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र से निम्न बातें संबंधित है, जैसे मुक्त घरेलू प्रमाण या परिचालन के लिए माल का जो आयात, SEZ इकाइयों का जो है रखरखाव और विकास तथा केंद्रीय और राज्य स्तर की जो मंजूरी के लिए निकासी की एकल खिड़की इत्यादि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में कौन सा किसी इकाई द्वारा दावा किए गए डेटा के गुण न्यास की जो सत्यता की पुष्टि का कार्य है, यह हो जाएगा लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा द्वारा दावा किए गए दावा डेटा के गुण न्यास की जो सत्यता की जो पुष्टि का कार्य है। लेखा परीक्षा अंकेक्षण या ऑडिट का जो सबसे व्यापक अर्थ किसी जो व्यक्ति, संख्या तंत्र, प्रक्रिया, परियोजना या उत्पादन का जो मूल्यांकन करना है। 84 नंबर है, जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा जो है अभिपुष्ट किया गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। जालसाजी विरोधी व्यापार समझौता एक्टा बौद्धिक संपदा अधिकार प्रवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करने वाला एक बहुराष्ट्रीय संधि है। इस समझौते का जो उद्देश्य इंटरनेट पर नकली वस्तुओं, जेनेरिक दवाओं और कॉपीराइट उल्लंघन को लक्षित करना तथा एक नया शासी निकाय स्थापित करना है। वर्ष 2011 में इस समझौते पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मोरक्को, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्ताक्षर किया तथा वर्ष 2012 में मैक्सिको व यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य ने भी हस्ताक्षर किया, जबकि जापान द्वारा इस समझौते को पहली बार आधिकारिक तौर पर अभिपुष्ट किया गया। सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऋण का विस्तार। सरकारी खर्च व्यय के जो है स्रोत हैं, ऋण का जो है विस्तार, ब्याज का भुगतान, सब्सिडी, केंद्रीकृत योजनाओं पर व्यय, करों एवं जो शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, अन्य खर्चे। सरकार की आय के स्रोत हैं निगम कर, आयकर, संघ उत्पाद, शुल्क, सीमा शुल्क, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, सेवा कर आदि। अगला है, निम्न में से कौन सा एक जो है कर बचत निवेश नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सावधि जमा FD। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत गृह ऋण, PPF, सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, ELLS आदि में निवेश करने पर माफ कर दरों में छूट प्रदान की जाती है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलुवालिया। योजना आयोग का जो गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शकारी निकाय है। इसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। अब इस आयोग का जो है नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया 6 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष रहे। वर्तमान में इस आयोग के जो स्थान पर गठित नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट जो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए बालिका संरक्षण अभियान। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जो है वर्ष 2008 में चलाई गई योजना बालिका संरक्षण अभियान थी। 8 मार्च 2005 को महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा बालिका संरक्षण योजना को शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करना और महिला उत्पीड़न के साथ ही महिलाओं में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2018 में SC/ST समुदायों के उद्यमियों की मदद के लिए कर्नाटक सरकार ने उन्नत योजना का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय कन्या शिशु दिवस की जो शुरुआत 11 अक्टूबर 2012 को हुई। बालिकाओं को संरक्षण देने व सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। 89 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई और एवं जो है एक जो है नकद अंतरण योजना थी, जिसका जो उद्देश्य था 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी टालना। इसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 वर्ष की होने पर सरकार की ओर से एक चुकता बांड
दिया जाना था, बशर्ते वह उस वक्त अविवाहित हो। ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अपनी बेटी अपना धन। भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 125वें जन्मोत्सव पर 2/10/1994 बेटी के स्तर को परिवार एवं समाज में ऊंचा उठाने, लोगों के विचार में बदलाव लाने, जिससे बेटी को पराया धन न मानकर अपना धन माना जाएगा तथा बेटी को जन्म देने वाली मां को सम्मान देने और 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी टालने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा अपनी बेटी अपना धन योजना की शुरुआत की गई थी। 90 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान वह सुविधाएं लाभ हैं जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त नकद अथवा जो सेवाओं के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी और ड्राइवर, आधिकारिक कार्य हेतु लैपटॉप इत्यादि। ये हो जाएगा ऑप्शन डी अनुलाभ। किसी संस्था अथवा कंपनी द्वारा जो संस्था के कार्य निष्पादन के लिए कर्मचारियों को वेतन के जो है अतिरिक्त नकद अथवा सेवाओं के रूप में दी जाने वाली सुविधाएं अनुलाभ कहलाती हैं, जैसे मुफ्त भोजन, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर आदि। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सस्ती मुद्रा नीति केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर को घटा दिया जाता है, जिससे व्यापारिक बैंकों को सस्ती दर पर ऋण मिलता है। परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक भी कम दर पर बाजार में ऋण उपलब्ध कराते हैं। सस्ती मुद्रा नीति का उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना एवं निवेश को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री द्वारा जो बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल बी सही है। वित्त मंत्री द्वारा किसी चुनाव वर्ष में बजट की प्रस्तुति केवल 2 बार ही पेश की जा सकती है। पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से। मुद्रास्फीति एक जो संयोजन है खालिस्तान वास्तविक सकल उत्पाद जीडीपी और बढ़ता मूल्य स्तर का घटता हुआ, यहाँ पे घटता हुआ बढ़ा जाएगा। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मुद्रा की कुल जो है पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक हो जाती है तथा मुद्रा का जो मूल्य गिरने लगता है एवं सामान्य कीमत स्तर जो है बढ़ने लगता है। दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति घटते हुए वास्तविक सकल उत्पाद जीडीपी और बढ़ते मूल्य का जो स्तर संयोजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। मैट न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स लगाया जाता है, खालिस्तान आगे बढ़ना है तो ये हो जाएगा शून्य कर कंपनियों पर। ऐसी कंपनियां जो अपने लाभ हानि लेखाओं में लाभ तो प्राप्त करती हैं किंतु आय की गणना इनकम टैक्स नियमों के अनुसार होने पर कुल आय शून्य या नगण्य प्राप्त होती हैं, जिस पर ये शून्य अथवा नाम मात्र का कर जो है भुगतान करती हैं, जीरो टैक्स कंपनियां कहलाती हैं। इन शून्य पर कंपनियों जीरो टैक्स कंपनियों को जो है कराधीन लाने हेतु इन पर न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट आरोपित किया जाता है। इसका प्रावधान वर्ष 1987 के वित्त अधिनियम के द्वारा किया गया है। वर्णित में से नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव जारी किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के जो सामान बनाती है, जिनमें प्रमुख है लिज्जत पापड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री महिला गृह उद्योग। वर्ष 1950 में 7 गुजराती महिलाओं ने 80 रुपया की लागत से पापड़ बनाने का जो है काम शुरू किया। सन 1962 में यही पापड़ लिज्जत और इन महिलाओं के संगठन को श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ नाम दिया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को नियोजित होना चाहिए? यह हो जाएगा शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट का जो प्रयोग सर्वप्रथम 1962 में पीटर पायर द्वारा अमेरिका में किया गया था। शून्य आधारित बजट के अंतर्गत वर्तमान वर्ष के बजट के निर्माण में शून्य को आधार माना जाता है, अर्थात शून्य आधारित वर्ष बजट में प्रत्येक वर्ष को नए वर्ष के रूप में माना जाता है।
वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए जो उसकी शासन संरचना को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा जो है देश उनमें से एक नहीं है, तो हो जाएगा श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का जो है काम करती है। वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चीन, भारत तथा ब्राज़ील को अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं, जबकि श्रीलंका को ऐसा कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारित करता है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर पर अधिभार। केंद्र सरकार आयकर पर अधिभार लगाता है और इसे एकत्रित और प्रतिधारित करता है। अधिभार वह कर होता है जो किसी मौजूदा कर में जोड़ा जाता है। इससे वस्तु या सेवा के घोषित मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है या अतिरिक्त सेवाओं या कमोडिटी मूल्य वृद्धि की लागत को कम करने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? हो जाएगा भूमि बंधक। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सिंचाई, भूमि विकास, शुष्क भूमि खेती पर कृषि ऋण प्रदान की जाती है, जबकि बंधक ऋण या गिरवी कर्ज उस ऋण को कहते हैं जो किसी वास्तविक संपत्ति जैसे घर, भूमि, सोना आदि को बंधक रखकर तथा एक बंधक विलेख के जो है द्वारा प्राप्त किया जाता है। संपत्ति का स्वामित्वाधिकार ऋणदाता के नाम हस्तांतरित करना पड़ता है। ऋण चुकता हो जाने या देयता निपटान के बाद हस्तांतरण शून्य हो जाता है। जिन महिलाओं की आय जो है 6 लाख रुपए है, वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आयकर की दर क्या है? ये हो जाएगा 20%। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए थी, उनके लिए आयकर की दर 20% थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी यही कर की दर लागू है। 2.5 लाख तक की आय कर मुक्त है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5%, 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20% की दर से कर वसूला जाता है। 10 लाख से ऊपर 30% है। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी जो है मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लागत जन्य मुद्रास्फीति। गति या तीव्रता के आधार पर लागत जन्य मुद्रास्फीति का एक जो है प्रकार नहीं है। लागत जन्य मुद्रास्फीति केवल मजदूरी में वृद्धि या कच्चे माल की जो है कीमत में वृद्धि या लागत में वृद्धि के कारण होती है, क्योंकि मजदूरी कच्चे माल की जो है कीमत लागत की ही भाग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास हमारे दीर्घकालिक विकास को परिवर्तित करने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण सिरसिल्ले त्रासदी किसके साथ जो है जुड़ा हुआ है? ये हो जाएगा तेलंगाना। LPG उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में सिरसिल्ले 70 के दशक में हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, परंतु 1991 के बाद उनकी जो आर्थिक बदहाली शुरू हो गई। वहाँ के बुनकर बेरोजगारी का जो दंश झेलने को मजबूर हो गए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सूत्र भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। ये हो जाएगा गाडगिल, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाडगिल। सूत्र भारत में जो है राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। इस सूत्र को चौथी व पांचवी योजनाओं के दौरान योजना सहायता वितरण के लिए अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक राज्य
की जो है उधार लेने की जो शक्ति के संबंध में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों। राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में दिए गए उपरोक्त दोनों कथन अनुच्छेद 293 के अनुसार यह भारत के जो है बाहर से उधार नहीं ले सकता तथा विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य के राजस्व को जमानत भारत के जो है भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्ययस्फीति का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। प्रत्ययस्फीति का जो है अर्थ है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का जो है सुविचारित व्युत्क्रमण करना है। अर्थात जब मंदी के परिणामों को जो है दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा का विस्तार किया जाता है तो उसे मुद्रा प्रत्ययस्फीति कहते हैं। मूल्यों की वृद्धि के साथ साथ रोजगार उत्पादन व आय में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार अवस्था की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। यह बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। देश के सामाजिक, आर्थिक एवं जो तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप कुछ उद्योगों का विस्तार हुआ तथा कुछ अन्य जो उद्योगों का संकुचन होता गया, जिससे विस्तारित उद्योगों में रोजगारों की मांग बढ़ गई तथा संकुचित हो रहे उद्योगों के उत्पादन में लगे लोग जो है बेरोजगार हो गए। इस प्रकार की बेरोजगारी में आबादी जनसंख्या को कम कारण माना जाता है, जबकि इसका जो प्रमुख कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा जो है कर है जिसकी जो वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि राजस्व। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर प्रत्यक्ष कर, होटल, भू राजस्व, कृषि आय, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्ति का पर जो है कर, रोजगार कर आदि। अप्रत्यक्ष कर क्या है तो बिक्री या व्यापार कर, परिवहन कर, विद्युत कर, खनिज तेल पर जो है बिक्री कर, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क, शिक्षा कर आदि। केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर प्रत्यक्ष कर, इसे आय कर, निगम कर, धन कर, संपत्ति कर, उपहार कर, खर्च कर व ब्याज कर। अप्रत्यक्ष कर की बात करें सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी। अगला क्वेश्चन है 110, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरपणन। अंतरपणन द्वारा एक ही समयावधि में भिन्न भिन्न बाजारों में क्रय विक्रय द्वारा कीमत स्तरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लाभ प्राप्त किया जाता है। ये विदेशी विनियम दरों में स्थिरता लाने में सहायक होते हैं। किस प्रमुख देश की जो पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चलनिधि को चलाने वाली है। ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार को चलाने वाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में शामिल है जहां से बहुत ज़्यादा निवेश भारतीय बाजारों में आता है। अगला है, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे जो अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चलनिधि मध्यस्थता। वित्तीय मध्यस्थता जो निवेशकों से अपेक्षाकृत कम विनिमय योग्य प्रत्यक्ष ग्राहकों को स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है, जो आसानी से चल योग्य है, चलनिधि वित्तीय मध्यस्थता कहलाती है। 113 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जो है बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लघु बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष तक की बालिकाओं का जो खाता खोला जाता है, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं को
शिक्षित एवं सशक्त बनाना है, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना, इसकी जो शुरुआत मई 2016 में की गई थी। मिशन इंद्रधनुष का जो है उद्देश्य बच्चों को जो है टीकाकरण करना है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा मोड वैट। मोड वैट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स आयकर से संबंधित नहीं है। मोड वैट सेल टैक्स का जो है बदला हुआ रूप था, जिसे अब GST के रूप में जाना जाता है। स्वसमाप्ति ऋण का जो मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है, उसे जो है खरीदने के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है। अगला है, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का जो है पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का जो है पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। प्राथमिक बाजार के जरिए कंपनियां, सरकारें तथा सार्वजनिक इकाइयां पूंजी जुटाती हैं। यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के तहत होता है। प्राथमिक बिक्री के पश्चात रोजाना शेयरों की जो खरीद फरोख्त द्वितीयक बाजार में होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस जो है क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI निषिद्ध है? ये हो जाएगा तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। तंबाकू उद्योग, सिगार या इसके जो वैकल्पिक वस्तुओं के निर्माण में। दूसरा लॉटरी व्यापार तथा जुआ और सट्टेबाजी। चिट फंड का जो कारोबार, निधि कंपनी, हस्तांतरणीय विकास अधिकार में ट्रेडिंग, परमाणु ऊर्जा, रेल परिचालन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। भारत वापस आ गए किसी अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा। सभी श्रेणी के विदेशी मुद्रा अर्जक जैसे व्यक्ति, कंपनियां आदि जो भारत में निवास करते हैं, वे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं। विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते केवल चालू खाते के रूप में रखे जा सकते हैं। इस खाते पर कोई ब्याज दे नहीं है। RBI द्वारा विदेशी मुद्रा का जो व्यापार करने के लिए प्राधिकृत किए गए बैंक के पास विदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 119। ऑनलाइन किराना कारोबार शुरू करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमेय सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वतः मार्ग के माध्यम से 100%। ऑनलाइन किराना कारोबार शुरू करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की जो है अनुमेय सीमा स्वतः मार्ग के माध्यम से 100% है। निम्न में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संस्था के शेयरों का जो है विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना। अगला है, भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है। विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के बारे में भारतीय संस्था के शेयरों का जो है विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना या परिवर्तित करना नीति बनाने का जो है स्रोत नहीं है। ESOP में ई किसका जो प्रतीक है? तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। इस एम्प्लॉय स्टॉक ओ से हो जाएगा ओनरशिप, पी से हो जाएगा प्लान। भारतीय बैंक में OTP और KYC का जो पूरा रूप क्या है? ये हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड, नो योर कस्टमर। OTP का पूर्ण रूप वन टाइम पासवर्ड होता है, जबकि KYC का पूर्ण रूप होता है नो योर कस्टमर होता है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। पूरे भारत में इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है,
इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ब्राज़ील, श्रीलंका है। भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। अन्य प्रमुख राज्य जैसे तमिलनाडु, उसके बाद केरल, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। खालिस्तान योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, जिसे सितंबर 2018 में बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका जो उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का जो बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 तथा शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। विश्व बैंक की उद्योग सहजगता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का जो स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। विश्व बैंक द्वारा जो है जारी उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत की रैंक 190 देशों की सूची में 77वां है। इसमें 77वां आंसर नहीं दिया गया, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन नहीं बताया जा रहा। वर्ष 2020 में भारत जो है 63वें पायदान पर पहुँच गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो बैंक भारत का जो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक भारत का जो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का जो है बैंक है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय कोलकाता में है अतः पूरे भारत में इसकी जो है 2400 से अधिक शाखाएं। इलाहाबाद बैंक अभी हाल ही में अपनी जो 150वीं वर्षगांठ मनाई है। 2020 में इसका जो है विलय इंडियन बैंक के साथ हो गया, जिसके पश्चात यह देश 7वां सबसे बड़ा बैंक बन गया। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जो अनुपात खालिस्तान द्वारा अनुमानित किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लोगों की संख्या के अनुपात। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO करता है। निर्धनों की संख्या ज्ञात करने हेतु काउंट विधि का जो प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार किसी देश के कुल निर्धनों तथा कुल जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा करके निर्धनता की जो संख्या का जो आधिकारिक गुणांक प्राप्त होता है। संख्या आधारित गुणांक देश में निर्धनों की संख्या बटे देश की जो है कुल जनसंख्या गुणे 100। यदि कोई भी देश व्यापार घाटे में है तो इसका मतलब क्या होता है? इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कोई देश व्यापार घाटे में है तो इसका मतलब कि देश के घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे है। व्यापार घाटा जब कोई देश निर्यात से जो अधिक आयात करता है तो इससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यापार घाटे की गणना के लिए आयात से निर्यात घटा दिया जाए तो व्यापार घाटा प्राप्त हो जाता है। 2021-22 अप्रैल में भारत का 160.38 बिलियन जो है डॉलर का घाटा रहा है। जनवरी 2022 में व्यापार घाटा 17.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। क्वेश्चन नंबर 129 है, एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का जो है वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? ये हो जाएगा बजट कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय की वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहलाता है। यह फरवरी के पहले सप्ताह के सोमवार से आरंभ होता है। 2017 से बजट सत्र 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जो बजट शब्द के रूप में लोकप्रिय है। बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में देखा जाता है कि किसी व्यवसाय में काफ़ी श्रमिक लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बेरोजगारी की स्थिति में होते हैं। इनमें से कुछ श्रमिकों को व्यवसाय से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई जो है कमी नहीं होगी, अर्थात इन श्रमिकों की जो है सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। ऐसी स्थिति कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है।
वर्ष 1990 में राष्ट्रीय विकास समिति NDC ने राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का एक फार्मूला तैयार किया था। इस फार्मूले का लोकप्रिय नाम क्या है? ये हो जाएगा गॉडगिल-मुखर्जी फार्मूला। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय विकास समिति NDC ने राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का एक फार्मूला तैयार किया था। इस फार्मूले का लोकप्रिय नाम गॉडगिल-मुखर्जी फार्मूला है। यह एक सामाजिक वैज्ञानिक धनंजय रामचंद्र गॉडगिल और भारतीय योजना के पहले आलोचक के नाम पर रखा गया है। यह भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का जो निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। 132 नंबर क्वेश्चन है, रेल बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ये पहला है, भारतीय रेल बजट संसद के अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है वर्ष 2015 तक। तो ये बिल्कुल बात सही है। प्राप्तियां और व्यय से जुड़ी राशि वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट से जोड़ी जाती हैं, बिल्कुल सही है। रेल की प्राप्तियां और व्यय भारत की जो है समेकित निधि का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। यानी तीनों जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ऑप्शन हो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों सही हैं। वर्ष 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घोषणा के पश्चात रेल बजट एवं आम बजट को जो है संसद में अलग अलग पेश करने की परंपरा को समाप्त कर एक साथ पेश करने की बात कही गई। वर्ष 2017-18 के बजट को संयुक्त बजट के रूप में पेश किया गया। रेल की जो प्राप्तियां और व्यय भारत की जो समेकित निधि का जो है हिस्सा है और प्राप्तियां और व्यय से जुड़ी राशि वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट में जोड़ी जाती हैं। जो अल्पसंख्यक छात्र UPSC, SSC आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना है उसका नाम क्या है? ये हो जाएगा नई उड़ान। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई उड़ान परियोजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु कोचिंग, ट्रेनिंग आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50,000 तथा राज्य लोक सेवा आयोग व SSC की तैयारी के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पूर्ण रूप से GST की सिफारिश खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय केलकर टास्क फोर्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST एक जो अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। यह केंद्र और राज्यों द्वारा जो लगाए जाने वाले 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया। GST में 3 जो है अंग केंद्रीय, राज्य एवं जो है इंटीग्रेटेड GST होंगे। वस्तु एवं सेवा कर एक जो है व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। इसकी जो है स्थापना की सिफारिश पूर्ण रूप से विजय केलकर टास्क फोर्स समिति द्वारा की गई थी। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस जो है राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो ये हो जाएगा बिहार। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है, जबकि वर्तमान में भी रिपोर्ट 2023 के जो है बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे जो है कम है। यद्यपि कि गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर जो है आधारित है उस बास्केट में खालिस्तान स्टॉक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से इसका जो ऑप्शन है बी हो जाएगा। S&P BSE सेंसेक्स, S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संवेदनशील सूचकांक जिसे जो है BSE 30 सेंसेक्स भी कहा जाता है। यह 30 तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से अच्छी कंपनियों की एक जो है फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इसमें जो है 30 घटक कंपनियां जो सबसे बड़े और सक्रिय रूप से कारोबार किए हुए स्टॉक हैं का जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं।
एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ये हो जाएगा सऊदी अरब। एशिया में सऊदी अरब कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देशों का जो संगठन है, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के जो है वियना शहर में है। वेनेजुला तेल भंडारण के में जो है प्रथम स्थान रखता है, जबकि सऊदी अरब द्वितीय स्थान पर है। 138 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का जो सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ये हो जाएगा असम। भारत में सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। डिगबोई शहर असम राज्य की जो है तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई असम में एशिया में जो है पहली बार तेल कुएं का जो है खनन हुआ था एवं सन 1901 ईस्वी में एशिया की जो है पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। डिगबोई में अभी तक तेल का जो उत्पादन करने वाले सबसे जो पुराने कुएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का जो केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का जो संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय मुंबई शहर में है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास 25वें हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। यह विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। पहले भारतीय राज्य का जो है नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ये हो जाएगा केरल। केरल भारत का जो है पहला ऐसा राज्य है जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक में खाता है। अगला क्वेश्चन है, योगक्षेम वहाम्यहम किसका जो आदर्श वाक्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। योगक्षेम वहाम्यहम का जो शाब्दिक अर्थ है मैं योगक्षेम का वहन करता हूँ है। यह LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम का जो है आदर्श वाक्य है। प्रछन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुत्पादक जो है कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। प्रछन्न छिपी बेरोजगारी के परिणाम से अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रछन्न बेरोजगारी यह एक जो है ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को जो है नियंत्रित करता है। यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। देश में जो है मुद्रा की आपूर्ति का जो है नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करती है। यह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। इसका जो प्रमुख कार्य मुद्रा का निर्गमन तथा शाख नियंत्रण करना है। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, भील और गेल, GIL गेल हो जाएगा। भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों भील और गेल को जो है महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में इनकी संख्या 13 है। अन्य महारत्न कंपनियों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दूसरा है BPCL, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल और पाँचवा है HPCL, छठवां है IOCL, सातवां है NTPC, आठवां है ONCL, 9 है सेल, 10वां है PFC, 11वां है पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल जो है इलेक्ट्रीफाइंग और कॉरपोरेशन लिमिटेड, और 13वां है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला है एगमार्ग है। तो ये एगमार्ग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी हो जाएगा। एगमार्ग एक जो है प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर जो लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एगमार्ग लगा होता है उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है। इस मार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू है जो 1986 में संशोधित की गई थी। रुपये किसका चिन्ह है? तो रुपया जो चिन्ह है ये हो जाएगा भारतीय रुपया का। ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है? तो भारतीय रुपये का है।
रुपया भारतीय रुपये के लिए जो प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह है। यह डिज़ाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया। यह चिन्ह भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट श्री D उदय कुमार ने बनाया है। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापान येन और यूरोपियन संघ के यूरो के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बनी जो अपने प्रतीक चिन्ह से जो है पहचाना जाएगा। रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का जो है मूल्य अधिकतम है? ये हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड। रुपये की तुलना में ब्रिटिश पाउंड मुद्रा का जो है मूल्य अधिकतम है। वर्तमान समय में भारतीय मुद्रा का जो मूल्य निम्न देशों की जो मुद्रा के सापेक्ष निम्नवत है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक ब्रिटिश पाउंड बराबर 105.792 रुपया, एक US डॉलर बराबर 85.95 रुपया, एक येन बराबर जापान का है तो 0.5724 रुपया, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर 53.92 रुपया। अगला है 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हो जाएगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 रुपये के सिक्कों या नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के सिक्कों को छोड़कर भारत के जो है विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट, पत्र, मुद्रा जारी करने का जो एक अधिकार प्राप्त है। अतः 50 रुपये के नोट पर RBI की जो है गवर्नर का जो है हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपये के नोटों तथा जो सिक्कों का जो है निर्गमन वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। अतः 1 रुपये के नोट पर जो वित्त सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। FDI का विस्तारित रूप क्या है? तो FDI का जो विस्तारित रूप है ये हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सामान्य भाषा में एक जो है देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहलाता है। यह 2 तरह का होता है, पहला है इनवार्ड, दूसरा है आउटवार्ड। इनवार्ड में विदेशी निवेशक भारत में जो है कंपनी शुरू कर यहाँ के जो है बाजार में प्रवेश कर सकता है। FDI से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के जो है अवसर बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 26/2/2016 के दिन प्रस्तुत किए गए 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में खाली स्थान के बीच वृद्धि की अपेक्षा है। ये हो जाएगा ऑप्शन B, 7 से 7.75%। वर्ष 2015-16 में विकास दर का जो है अनुमान 7 से 7.5% रखा गया था। वही वित्त मंत्री ने संसद में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में विकास दर में 9.2% की जो है वृद्धि के अनुमान व्यक्त किया है। FDI अपने जो है साथ शेयर पूंजी लाता है, लेकिन यह नहीं, ये हो जाएगा हथियार और गोला बारूद। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जो है द्वारा कोई भी बाहरी देश की जो है कंपनी किसी भारतीय कंपनी में पैसा लगा सकती है तथा वित्तीय स्थिरता, प्रौद्योगिकी तथा जो नए रोजगार पैदा कर सकती है, परंतु हथियार तथा गोला बारूद नहीं ला सकती है। निम्नलिखित में से पेटीएम का जो संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के जो संस्थापक है विजय शेखर शर्मा संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स संस्थापक हैं। गूगल के हैं सुंदर पिचाई CEO हैं। ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी CEO हैं। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति के संकेतकों में से CAD यानी करंट अकाउंट डिफिसिट है, जो एक देश के जो व्यापार का माप है, जिसमें यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं के आयात की जो है मात्रा निर्यात की मात्रा से अधिक हो जाती है। CAD करंट अकाउंट डिफिसिट, चालू खाता घाटा, जब वस्तुओं और सेवाओं की आयात की जो है मात्रा उसके जो है निर्यात से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति को चालू खाता घाटा कहते हैं। चालू खाता विदेशों को वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात, विदेशों से वस्तुओं तथा सेवाओं का जो है आयात। जब चालू खाता -VE होगा तब घाटा प्रदर्शित करेगा, जब +VE होगा तब लाभ प्रदर्शित करेगा। अगला है रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन प्रतिदिन कहाँ के जो है कार्यालय में जाते थे? ये हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग मुंबई। रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के जो है 23वें गवर्नर थे। इन्होंने अपना पद 4 सितंबर 2013 को ही D सुब्बाराव की सेवा निवृत्ति के पश्चात ग्रहण किया था।
रघुराम राजन प्रतिदिन भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय मुंबई में जाते थे। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। जीडीपी की जो वृद्धि दर हमारी अर्थव्यवस्था का जो सूचक है। जीडीपी का जो पूर्ण रूप है तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की जो वृद्धि दर हमारी अर्थव्यवस्था का जो सूचक है। जीडीपी का जो पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद है किसी देश की जो घरेलू सीमा के भीतर एक जो है वर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मूल्य को हम घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में जो है भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9% और 2023-24 में 7.1% रहने की जो संभावना व्यक्त की गई है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इनमें से विगत 12 माह में भारतीय अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों की जो है समीक्षा की जाती है। यह प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का जो है सार प्रस्तुत करता है और सरकार की नीतिगत पहलुओं तथा अल्पावधि से मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर जो है विधिवत प्रकाश डालता है। इन दस्तावेजों को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 158। भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है तो हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है कमी हो रही है। इस समय भारत की कुल जनसंख्या 1.21 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की जनसंख्या 1.2 की औसत वार्षिक दर से 1.36 अरब हो गई है, जो कि चीन की जो है वार्षिक वृद्धि दर से दोगुनी से भी ज़्यादा है। हालांकि केंद्रीय सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के जो है 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 7.5% की वृद्धि के साथ 91,481 होने का जो है अनुमान है। डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को जो नोबेल पुरस्कार किनके जो है निम्न में से किस एक के योगदान के जो अभिज्ञान में दिया गया था तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए कल्याणकारी अर्थशास्त्र। डॉक्टर अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। इनका जो है जन्म कोलकाता के शांति निकेतन में हुआ था। 160 नंबर है एको मार्क किस जो उत्पाद पर दिए गए इस जो है प्रमाणन का जो है चिन्ह होता है। यह उत्पाद है। यह हो जाएगा सी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। एको मार्क पर्यावरण की जो है दृष्टि से अनुकूल उत्पाद पर जो है लगाए गए प्रमाणन का जो चिन्ह है। इको मार्क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 ईस्वी में आरंभ किया गया। इसका जो है लोगो मिट्टी का बर्तन है जो पृथ्वी द्वारा जो भंगुर लक्षणों को दर्शाता है। बियर तथा जो है बुल शब्दों का जो प्रयोग किस क्षेत्र में होता है तो ये हो जाएगा शेयर बाजार में। बियर तथा बुल शब्दों का जो प्रयोग शेयर बाजार में किया जाता है। शेयर बाजार में जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे तंजड़िया बुल्स कहते हैं, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिराने की आशा करके किसी वस्तु को जो भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है उसे मंदड़िया यानी बियर्स कहते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होती है। भारत विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता एवं आयातक देश है। अगला है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस जो है वर्ष प्रारंभ हुई तो हो जाएगा 1951 में। भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था बांधों और सिंचाई में निवेश तथा कृषि प्रधान क्षेत्र में कार्य पर ध्यान देना। इस योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी
1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में निम्नलिखित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, देना बैंक, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट बैंक। और अगला है यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। जबकि 2019 में 10 बड़े सार्वजनिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करना कार्यवाही कहलाती है, तो ये कहलाती है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण यानी कि जो है तहत पुराने मतलब सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चलाती है, अर्थात पुरानी मुद्रा की जो वैधता नहीं रहती, यह अवैध हो जाती है। आमतौर पर अर्थव्यवस्था में काले धन पर जो है काबू पाने के लिए यह कदम विमुद्रीकरण उठाया जाता है। 8 नवंबर वर्ष 2016 में भारत सरकार ने विमुद्रीकरण के तहत 500 व 1000 मूल्य के जो है नोट बंद कर दिए और उनके स्थान पर 500 व 2000 मूल्य के नए नोट जारी किए गए। पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को पुनर्गठित योजना आयोग का जो है नया नाम नीति आयोग रखा गया है। यह योजना आयोग की ही भांति एक गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये हो जाता है प्रधानमंत्री। भारत का जो प्रधानमंत्री योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया, इसमें भी प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।